कभी सोचा है कि ये जो स्क्रीन के पीछे पूरा का पूरा जादू चलता है वो असल में होता कैसे है? आज हम कंप्यूटर की पूरी कहानी को समझने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से। मतलब इसके सिस्टम की बनावट से लेकर उस छोटी सी सिलिकॉन चिप तक जहां असल में सारा खेल होता है। तो आज की हमारी ये जो पूरी पड़ताल है, इसमें हम 4 खास चीज़ों पर गौर करेंगे। सबसे पहले कि भाई ये कंप्यूटर सिस्टम आखिर है क्या? फिर हम इसके दिमाग के अंदर झांकेंगे। उसके बाद ज़रा टाइम में पीछे चलकर देखेंगे कि ये यहाँ तक पहुँचा कैसे। और आखिर में ये भी समझेंगे कि कंप्यूटर चीज़ों को याद कैसे रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर एक कंप्यूटर सिस्टम है क्या? देखिए, ये सिर्फ वो कीबोर्ड और स्क्रीन वाला डिब्बा नहीं है जो हमें दिखाई देता है। नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो फिर सवाल उठता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम असल में किन चीजों से मिलके बनता है? क्या-क्या होता है इसमें? इसका जवाब है 3 चीजें। ध्यान से सुनिएगा। पहला है हार्डवेयर, मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। दूसरा है सॉफ्टवेयर। ये वो निर्देश हैं, वो प्रोग्राम्स हैं जो इस हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है। और सबसे जरूरी तीसरा हिस्सा, यूजर्स, यानी हम लोग। इन तीनों में से एक भी चीज हटा दें तो कंप्यूटर बस एक डिब्बा है। और हाँ, कंप्यूटर कमाल की मशीनें हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज हैं, एकदम सटीक काम करते हैं और बहुत कुछ ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है जो इनमें नहीं होती, और वो है खुद की समझ या इंटेलिजेंस। कंप्यूटर सोचते नहीं हैं, वो तो बस हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, चाहे वो निर्देश कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। तो फिर ये सारे कमांड्स को फॉलो करने का काम करता कौन है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है असली हीरो की, कंप्यूटर का दिमाग, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। सारे बड़े फैसले, सारा हिसाब किताब, सब कुछ इसी सीपीयू के अंदर होता है। पर अब सवाल ये है कि इस दिमाग का भी तो कोई हिस्सा होगा ना, जो असल में ये सारे कैलकुलेशंस और फैसले लेता है। वो कौन है? ये काम करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, शॉर्ट में कहें तो ALU। आप इसे सीपीयू का सुपर फास्ट कैलकुलेटर समझ सकते हैं। जितना भी जोड़ घटाना है, कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी छोटी, ये सारे तार्किक और गणितीय काम सब यहीं पर होते हैं। ठीक है, तो ALU कैलकुलेटर है, लेकिन इस कैलकुलेटर को ये कौन बताता है कि उसे क्या कैलकुलेट करना है और कब करना है? कोई तो होगा जो इसे कंट्रोल करता होगा। बिल्कुल, और यहीं पर हमें दिमाग के दूसरे हिस्से की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, सीपीयू के असल में 2 मेन हिस्से हैं। एक तो हो गया हमारा ALU यानी कैलकुलेटर, और दूसरा है कंट्रोल यूनिट या CU। अब ये CU जो है ना, ये एक ट्रैफिक पुलिस या एक मैनेजर की तरह है। ये ALU को बताता है कि कौन सा डेटा कहाँ से लेना है, उस पर क्या काम करना है और फिर रिजल्ट को कहाँ भेजना है। मतलब CU ऑर्डर देता है और ALU काम करता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अच्छा, तो हमने सीपीयू बनावट तो समझ ली, पर क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं, इसका भी एक पूरा एवोल्यूशन हुआ है। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटिंग की इन 5 पीढ़ियों का सफर कैसा रहा। जरा सोचिए, वैक्यूम ट्यूब के जमाने के बड़े बड़े कमरों जितने कंप्यूटरों से लेकर आज हमारी जेब में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर एक पीढ़ी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप थी। हर पीढ़ी के साथ कंप्यूटर छोटे होते गए, तेज होते गए और ज्यादा स्मार्ट होते गए। पहली पीढ़ी की बात करें तो ENIAC जैसे कंप्यूटर्स हुआ करते थे। ये इतने बड़े थे कि इन्हें रखने के लिए पूरा का पूरा कमरा चाहिए होता था, और ये चलते थे हजारों वैक्यूम ट्यूब्स पर। फिर आई दूसरी और तीसरी पीढ़ी, और यहाँ पर खेल बदला ट्रांजिस्टर ने, और उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ICs ने। इन्हीं की वजह से कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ, वो ज्यादा भरोसेमंद और तेज बने। और यहीं से वो सफर शुरू हुआ जिसने कंप्यूटर को बड़े बड़े कमरों से निकालकर हमारी डेस्क पर और फिर हमारी गोद में यानी लैपटॉप के रूप में पहुंचा दिया। ये सच में क्रांति थी। और आज हम कहाँ हैं? हम हैं 5वीं पीढ़ी में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का दौर है। अब कंप्यूटर सिर्फ हमारे दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, बल्कि वो डेटा से खुद सीख भी रहे हैं। ये वो दौर है जहां भविष्य आज हकीकत बन रहा है। लेकिन इतना सब कुछ करने के लिए, चाहे वो कैलकुलेशन हो या AI, कंप्यूटर को चीजें याद रखने की भी तो जरूरत पड़ती है ना? और यहीं पर काम आती है मेमोरी। पर क्या हर तरह की मेमोरी एक जैसी होती है?
सोचिए, सीपीयू को कोई जानकारी चाहिए और उसे वो बिल्कुल अभी इसी पल चाहिए, तो वो जानकारी उसे सबसे तेजी से कहाँ से मिलेगी? इस सवाल का जवाब इस मेमोरी की हायरार्की यानी इसके अलग अलग स्तरों में छिपा है। सबसे ऊपर सबसे तेज होती है कैश मेमोरी। ये सीपीयू की पर्सनल असिस्टेंट की तरह है। जो भी डेटा सीपीयू को बार बार चाहिए होता है वो यहीं रखा जाता है। उसके बाद आती है रैम, जो हमारा एक्टिव वर्कबेंच है। और आखिर में आती है हार्ड डिस्क। ये एक बड़े फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, धीमी है, पर इसमें हम सारा डेटा लंबे समय के लिए स्टोर करते हैं। अब इसमें एक और बात है, कैश और रैम दोनों को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वॉलेटाइल का सीधा सा मतलब है जैसे ही बिजली गई इनमें रखा सारा डेटा भी गया। पावर ऑन तो डेटा है, पावर ऑफ तो सब कुछ साफ। और इसीलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क या एसएसडी। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब आप कंप्यूटर बंद भी कर दें तो भी आपका सारा डेटा इसमें सुरक्षित रहता है। आपकी फाइल्स, फोटोज, गेम्स सब यहीं तो होते हैं। तो ये जो सारा डेटा स्टोर हो रहा है, इसे हम मापते कैसे हैं? इसकी जो सबसे बुनियादी इकाई है वो है बिट। लेकिन प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए हम बाइट्स की बात करते हैं। जब 8 बिट्स एक साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं 1 बाइट। आप कीबोर्ड पर कोई भी एक अक्षर टाइप करते हैं तो वो मेमोरी में कम से कम 1 बाइट की जगह लेता है। और बस यहीं से फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट की पूरी कहानी शुरू हो जाती है। तो देखा, हम घूम फिर कर वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। एक कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ हार्डवेयर का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें हार्डवेयर भी है, उसे चलाने वाला सॉफ्टवेयर भी है और इन दोनों को इस्तेमाल करने वाला यूजर भी है। जब ये तीनों मिलते हैं तभी जाकर ये जादू होता है। और यही बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज हम 5वीं पीढ़ी यानी एआई के दौर में हैं। तो क्या लगता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर की जो ये परिभाषा हमने समझी, क्या वो हमेशा ऐसी रहेगी? या जब एआई खुद एक यूजर की तरह सोचने और काम करने लगेगा तो इस पूरे समीकरण का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका